नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया मिशन पर। देखिए, 10 साल हो गए हैं इसे शुरू हुए। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसकी पूरी यात्रा, इसकी सफलताएं और हाँ, जो चुनौतियां रही उन पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए जरा गहराई से समझते हैं कि भारत के इस डिजिटल सफर के पिछले दशक का निचोड़ क्या रहा है। मकसद तो बहुत बड़ा था, भारत को एक डिजिटल रूप से मजबूत समाज बनाना, एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। बिल्कुल। और इन स्रोतों से ये बात साफ दिखती है कि असर काफी गहरा पड़ा है। मतलब सरकार के काम करने के तरीके से लेकर आम आदमी के बैंक अकाउंट तक और रोज की सरकारी सेवाओं तक भी। तो हाँ, हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ ये सफल रहा और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। आंकड़े तो यही बताते हैं कि 2014 में जहां करीब 25 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे, वो 2023 तक बढ़कर 97 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं। ये तो जबरदस्त उछाल है। हाँ, बड़ा है। और साथ ही वो कॉमन सर्विस सेंटर्स CSEs 4 लाख से ज्यादा खुल गए। हाँ, खासकर गाँव में सेवाएं पहुंचाने के लिए, है ना? जी बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक और बात है। जो स्रोत बताते हैं NSSO का डेटा, वो ये दिखाता है कि इंटरनेट की पहुंच में शहर और गांव का अंतर अब भी बहुत ज्यादा है। शहरों में करीब 66% परिवारों तक पहुंच है, तो गांव में सिर्फ 24%। तो ये दिखाता है कि सिर्फ ढांचा खड़ा कर देना ही काफी नहीं है। सही कहा आपने। मतलब पहुंच सब तक बराबर हो, ये जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसने शायद सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी को छुआ है, पैसों का लेन देन। UPI और जैम ट्रिनिटी की बात कर रही हूं मैं। हाँ, यहाँ तो वाकई एक क्रांति आई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब UPI, इसने तो कमाल ही कर दिया है। आप सोचिए, अकेले वित्त वर्ष 23 में 139 अरब से ज्यादा लेन देन हुए, 8,375 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के। बाप रे, 139 अरब? जी। और फिर वो जेम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, इन तीनों को जोड़कर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT का सिस्टम बना, उससे सरकारी मदद सीधे लोगों तक पहुंची और लीकेज कम हुई। स्रोत बताते हैं कि करीब 3.48 ट्रिलियन रुपए की बचत हुई इससे। वाह, ये तो बहुत बड़ी बचत है। और जैसे ये पैसों के लेन देन में आसानी आई, वैसा ही कुछ सरकारी कामकाज में भी हुआ। डिजिलॉकर, ई-साइन, इनका जिक्र है स्रोतों में। बिल्कुल। डिजिलॉकर पर अपने दस्तावेज रखना या ई-साइन से डिजिटल दस्तखत कर देना, इससे कागजी कार्रवाई तो कम हुई है, ये बात सही है। आंकड़े भी हैं। 19 करोड़ से ज्यादा ई-हस्ताक्षरित दस्तावेज, 2000 से ज्यादा सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हैं और उनके 7 करोड़ से ज्यादा यूजर्स भी हैं। पर यहाँ एक सवाल है जो स्रोत सीधे तो नहीं पूछते, पर सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या इससे वाकई जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार कम हुआ है या बस प्रक्रिया डिजिटल हो गई है? ये जानना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक अहम सवाल उठाया आपने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं डिजिटल साक्षरता की तरफ। क्योंकि देखिए, सुविधाएं होना एक बात है और उन्हें इस्तेमाल कर पाना बिल्कुल दूसरी। एकदम सही कहा। और इसके लिए सरकार ने पहले भी की, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMGDSHA। इसका मकसद था गांव में लोगों को कंप्यूटर, इंटरनेट चलाना सिखाना। आंकड़ों के हिसाब से करीब 4.8 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी भी गई। अच्छा। पर यहीं पर वो NSSO का 2020-21 वाला सर्वे आता है। वो कहता है कि 15 साल से ऊपर के लोगों में असल कंप्यूटर साक्षरता अभी भी 25% से कम है। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेनिंग है और जो जमीनी हकीकत है, उसमें एक अंतर नजर आता है। मतलब यहाँ भी काफी काम करना बाकी है। अच्छा, नई टेक्नोलॉजी की भी बात है। स्रोतों में AI, ब्लॉकचेन, IoT, भारत इन्हें भी अपना रहा है। और स्टार्टअप्स का क्या हाल है? हाँ बिल्कुल, भारत इन नई तकनीकों को गले लगा रहा है और स्टार्टअप कल्चर तो देखिए खूब फल फूल रहा है। 1,80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, और अनुमान यह है कि 2025 तक इनसे करीब 60-65 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। ये तो अच्छी बात है। स्वास्थ्य और खेती के क्षेत्र में भी डिजिटल का असर दिख रहा है। जी बिल्कुल। डिजिटल हेल्थ में ई-संजीवनी को देखिए, 38 करोड़ से ज्यादा टेलीकंसल्टेशंस हुए हैं। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जिसके तहत 6.7 करोड़ से ज्यादा ABHA ID बन चुकी हैं। ये हेल्थ रिकॉर्ड्स को जोड़ने में मदद करती हैं। और खेती में भी एग्रिस्टैक या डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी पहले किसानों की मदद कर रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी उम्मीद जगाती है। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया था।
डिजिटल डिवाइड की बात तो हुई, साइबर सुरक्षा का क्या, वो भी एक मुद्दा है? हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चिंता बनकर उभरा है। स्रोत बताते हैं कि 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर था और 2022 से 2024 के बीच साइबर अपराधों में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत बहुत गंभीर आंकड़ा है। 10 गुना? वाकई ये तो चिंता की बात है। और क्या चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देना होगा? देखिए, डेटा प्राइवेसी एक बड़ा सवाल है। जी। फिर एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनके लिए नियम कानून अभी पूरी तरह बने नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात ये पक्का करना कि डिजिटल तरक्की का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, खासकर वो लोग जो हाशिए पर हैं। मिसाल के तौर पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019-21 का डेटा है जो बताता है कि केवल 33% महिलाओं ने ही कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया था। तो ये जो लैंगिक असमानता है डिजिटल दुनिया में, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो अगर सार निकालें तो ये साफ है कि पिछले 10 सालों में डिजिटल इंडिया ने देश को बदला तो है और काफी बदला है, खासकर पैसों के लेन देन में, सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में और कनेक्टिविटी बढ़ाने में। इसने नागरिकों को ताकत दी है, अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिली है। हाँ, लेकिन ये विश्लेषण ये भी साफ करता है कि सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत कुछ करना बाकी है। वो जो डिजिटल खाई है उसे पाटना होगा, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना होगा, डिजिटल साक्षरता को सिर्फ कागजों से निकालकर असलियत में बढ़ाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि विकास सबका हो, समावेशी हो। ये आगे की राह के सबसे जरूरी काम है। बिल्कुल, और शायद स्रोत हमें इसी सोच के साथ छोड़ते हैं कि टेक्नोलॉजी की जो ताकत है वो कुछ ही हाथों में ना रह जाए, बल्कि हर नागरिक की काबिलियत को निखारने में लगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में मदद करे। ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये पक्का किया जाए कि डिजिटल प्रगति का फायदा सच में हर किसी तक पहुंचे।